हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 के दूसरे चैप्टर के बारे में यहाँ डिटेलिंग में डिस्कस करूँगी। इस चैप्टर का नाम है भोजन के घटक यानी कंपोनेंट ऑफ फूड। तो आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले हमें अध्याय 1 के बारे में बताया है कि हमने उसमें क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए क्या लिखा है इसमें। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। जैसा कि आपने पार्ट 1 में भोजन के स्रोत और भोजनों के बारे में पढ़ा था, तो वही बताया है कि आपने अध्याय 1 में भोजन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी। विभिन्न विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले पदार्थों के बारे में आपने पता किया था अपने दोस्तों से। तो आगे हम पढ़ते हैं। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। तो ये एक हमें दिया हुआ है कि भोजन के प्रकार कैसे हैं, कि ये 2 प्रकार में बांटते हैं। एक में तो आप चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है। दूसरे में आप चावल, सांभर, भिंडी खा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी हम लोग अपने टेस्ट के लिए अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। तो आगे इसमें पहला क्रियाकलाप दिया हुआ, आइए देखते हैं हम उसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है, आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। यानी जो भी हमारा अनाज होता है उससे एक ना एक चीज़ भोजन का हम लोग खाते हैं। जैसे हो गया दाल, रोटी, चावल। और उस आगे लिखा है, दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल, आगे पढ़ते हम, हो सकते हैं। इस प्रकार के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। आइए हम देखते हैं 2.1 सारणी में क्या लिखा हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं सारणी 2.1। इसमें विभिन्न क्षेत्रों या राज्यों के कुछ सामान्य भोजन के बारे में दिया हुआ है। देखिए इसमें यहाँ कॉलम बना क्षेत्र या राज्य का। दूसरा अन्न का व्यंजन। तीसरा है दाल या मांस का व्यंजन। चौथा है सब्जियाँ। और पांचवा है अन्य व्यंजन। देखिए जैसे यहाँ क्षेत्र का नाम दिया पंजाब, वहाँ पे अन्न का व्यंजन क्या खाता है, मक्के की रोटी। और दाल मांस का व्यंजन ये राजमा हो गया। सब्जियों में वो सरसों का साग खाते पंजाब में अधिकतर। और अन्य व्यंजन में वो दही और घी खाते हैं। ऐसे आंध्र प्रदेश के बारे में दिया हुआ है। अन्न का व्यंजन उनका चावल होता है। दाल या मांस का व्यंजन आहार अरहर की दाल तथा रसम यानी उसको चारू भी बोलते हैं, वो होता है। सब्जियों में कुंदरू होता है। अन्य व्यंजन में मट्ठा, घी और अचार होता है। तो ये हमारे विभिन्न क्षेत्रों के कुछ सामान्य भोजन हो गया, जिसमें वो अन्न का व्यंजन है और दाल का व्यंजन है और सब्जियों और अन्य व्यंजन के बारे में यहाँ बताया गया है। अब आगे पढ़ते हैं। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजन को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खाना खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। ये बात सही है कि जब भी आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह घर का भोजन मिल सके, यानी दाल, चावल, रोटी, सब्जी। तो रास्ते में जो भी चीज़ आपको उपलब्ध होती है, जो भी भोजन करने के सामान, उसे आपको खाना ही पड़ता है। आगे हम पढ़ते हैं। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? ये क्वेश्चन पूछा है बच्चों के लिए। तो बच्चे सोच समझ के इसका जवाब देंगे। अब आगे पढ़ते देखिए दूसरा पॉइंट क्या दिया है। दूसरे चैप्टर का पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है। तो दिया है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। तो हम पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संगठन क्या हैं? तो आपने अध्याय 1 में पढ़ा था कि जो व्यंजन होते हैं वो एक या एक से अधिक संगठक से मिल के बन सकते हैं। और ये इसके जो मुख्य स्रोत होते हैं कच्ची सामग्री के, वो पादप होते हैं और जंतुए होते हैं।
तो आगे पढ़ते हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक, हमारे जो भोजन होता है उसमें मुख्य पोषक क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट कर लिया है। आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। यानी कहा गया है भोजन में ये मुख्य पोषक तो होते ही हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश और जल भी शामिल होता है, जिसकी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती है। आगे पढ़ते हैं। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। मतलब ऐसे कुछ विधियां होती हैं जिनके द्वारा हम जान सकते हैं कि भोजन में पोषक तत्व है या नहीं है। अगर है तो एक है या दो है, उससे अधिक है। तो आगे पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा के जो परीक्षण है, अन्य जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उनके परीक्षण की अपेक्षा बहुत सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में लिखें। तो आगे हम पढ़ते हैं। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन मतलब नमक, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होती है। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेषणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। आइए पहले हम देखते हैं कि सारणी 2.2 है क्या और उसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए ये सारणी 2.2 है, जिसमें खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक हैं। इसमें देखिए 4 कॉलम बने हैं। एक है खाद्य पदार्थ, दूसरा है मंड उपस्थित, तीसरा है प्रोटीन उपस्थित, चौथा है वसा उपस्थित। देखिए यहाँ पे पदार्थ का नाम लिखा हुआ है, कच्चे पदार्थ का। कच्चा आलू, इसमें पूछा है मंड उपस्थित है, तो हम लोग जो भी परीक्षण बोला है उसे करके देखेंगे कि है या नहीं। तो इसमें देखिए आलू में मंड उपस्थित होता है, तो इसमें हाँ लिखा है। प्रोटीन नहीं होता, वसा नहीं होता। ऐसे ही दूध का परीक्षण हम उसी प्रक्रिया से करके हम पता लगाएंगे मंड है उसमें उपस्थित कि प्रोटीन है कि वसा है। तो दूध में प्रोटीन होता है। ऐसे मूंगफली में हमने देखा, यहाँ पे क्या दिया है, वसा उपस्थित होता है मूंगफली में। अब इन्हीं सब के बारे में जैसे देखिए आगे दिया हुआ चावल के चूर्ण, पका हुआ चावल, सूखा नारियल, बिना पकी अरहर की दाल चूर्ण, पकी हुई दाल, इन सभी को हम उसी परीक्षण के द्वारा पता लगा सकते हैं जो इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। आगे पढ़ते हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यानी जो भी हम लोग ये केमिकल यूज़ करेंगे, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा, इसे कभी भी चखने या खाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है कि नहीं। इसमें पहले बताया है कि कार्बोहाइड्रेट हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये पदार्थ में उपस्थित है कि नहीं। देखते हैं आगे। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यानी जो कार्बोहाइड्रेट वो 2 प्रकार के होते हैं, मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। देखिए यहाँ ऊपर कॉलम में बना के दिया हुआ है, सरल तरीके से दिया हुआ है। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। यहाँ आगे दिया है कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। यानी अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इस प्रक्रिया के द्वारा आप इन सभी चीज़ों को बना सकते हैं जिनकी आपको ज़रूरत है रसायन को। 100 मिलीलीटर जल में 100
10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाता है। इन्हीं सब प्रक्रिया से हम ज़रूरत के अपने रासायनिक सामग्री को बना सकते हैं। आगे देखिए दूसरा क्रियाकलाप दिया जिसमें हम मंड के लिए परीक्षण करेंगे। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। यानी हम जो इसमें जो तनु विलयन है आयोडीन का उसमें 2 या 3 बूंद डालेंगे। किसमें? कच्ची सामग्री में, जो भी हम कच्ची सामग्री लेंगे। जैसे चित्र 2.1 में आप देखिए ये देखिए 2 बच्चे बने हुए हैं। इन्होंने आलू लिया है, उसे बीच से काट कर इसमें आयोडीन का 2 या 3 बूंद डाला है। आगे पढ़ते हैं। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया है? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नीला दिख रहा है। ये जो है देखिए यहाँ नीला दिख रहा है, तो ये मंड की उपस्थिति बताएगा। अब आगे हम प्रोटीन के परीक्षण को देखते हैं। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थों की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। आगे लिखा है, अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। चित्र 2.2 में आप देख सकते, देखिए प्रोटीन के लिए परीक्षण कर रहा है। यहाँ इस परख नली में एक चूर्ण डाला हुआ है, इसमें फिर कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट का ये 1-2 बूंद डाल रहा है। फिर अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया है? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। यानी जैसे आप नारियल ले लिए, ये हमारी ठोस चीज़ है तो इसका पहले हम लोग चूरा बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें डालेंगे। उसके बाद उसे अच्छे से हिलाएंगे। थोड़ी देर रखने के बाद हम उसमें देखेंगे कि उसका कलर अगर बैंगनी होता है तो ये हमारा जो पदार्थ है इसमें प्रोटीन की उपस्थिति होती है। आगे पढ़ते हैं। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। अब वसा के परीक्षण के बारे में दिया हुआ है। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रखें कागज फट ना जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थों में वसा की उपस्थिति बताता है। आगे पढ़ते हैं। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ में कुछ जल आया हो तो वह सूख जाएगा। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा ना हो तो यह पता चलता है कि इस खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। यानी कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें पानी भी होता है, वो पानी भी सोख लेते हैं। तो इसके लिए कहा है कि अगर आप लोग कागज में उसे धीरे धीरे रगड़ देंगे तो वो पानी को सोख लेता है। फिर उसके बाद जब उस कागज पर अगर तेल के धब्बे दिखाई देते हैं तो वो वसा उसमें होता है। लेकिन अगर उसमें तेल के धब्बे नहीं दिखाई देते तो इसका अर्थात ये होता है मतलब कि उस खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। अब ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया? क्या एक खाद्य पदार्थ में से एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? हमने 3 पोषकों
यानी हमने 3 पोषक तत्व देखे थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? अभी बच्चों से प्रश्न पूछा है कि ये जो खाद्य पदार्थ हैं, इसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं? तो आगे हम पढ़ते हैं। देखिए दूसरे पॉइंट दिया हुआ है, पोषक। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? तो पढ़ते, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यानी अगर हम कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करेंगे तो ये हमारे शरीर को ताकत देगा। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वसा
आगे लिखा है, पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाता है। यानी अगर गर्मी के मौसम में जिस भी पदार्थ, जो भी खाने योग्य जो पदार्थ है उसमें अगर विटामिन सी है और उसे हम पकाएंगे तो वो बहुत ही आसानी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल तथा कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? भुजों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीजें जैसे समोसा हो गया, पूरी हो गया, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ भी नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। यानी अगर हम लोग अत्यधिक वसा युक्त भोजन करेंगे तो हमारे शरीर में मोटापा बढ़ेगा। इसीलिए हमें वसा का एकदम पर्याप्त मात्रा में आहार लेना चाहिए। आगे हम पॉइंट पढ़ते हैं, अभाव जन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी-कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबे अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। यानी अगर हम लोग मानिए कि आयोडीन की कमी वाला भोजन खा रहे हैं और उसको बहुत अधिक अवधि तक खा रहे हैं, अधिक समय तक हम उसका आहार नहीं ले पा रहे हैं भोजन में यानी आयोडीन की कमी वाला भोजन हम ले रहे हैं अधिक समय तक, तो उसकी कमी से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होगा। एक या अधिक पोषक तत्वों को अभाव हमारे शरीर में अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। यानी अगर कोई व्यक्ति है और वो जो भोजन कर रहा है उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं है और वो बहुत लंबे समय से उस भोजन में इस पोषक तत्वों के अभाव से खा रहा है उस भोजन को, तो उसका जो शरीर का विकास होगा वो रुक जाएगा। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाता है। वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। कुछ लोग आपने सुना होगा कि प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है तो दुबला पतला है, या फिर बहुत लोगों को सुना होगा आपने कि इसके अंदर पोषक तत्व ही नहीं है, तो क्या ये लंबे समय से इन सब चीज़ों का आहार नहीं कर रहा है जिसकी वजह से इसमें दुर्बलता आई है। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से ही की जा सकती है। यानी जो अभावजन्य रोग पैदा होंगे हमारे शरीर में, उसका जो रोकथाम होगा वो केवल संतुलित आहार लेने से ही हमारे शरीर को सही करेगा। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। देखिए ये सारणी 2.3 दिया गया है। इसमें विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग या विकार के बारे में बताया। जैसे यहाँ विटामिन और खनिज का नाम लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इस कॉलम में अभावजन्य रोग या विकार और उसके लक्षण क्या होते हैं। तो हम पढ़ते हैं, विटामिन ए जो है इसके अभाव में कौन सा रोग होता है? क्षीणता, दृष्टिहीनता रोग होता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? कमजोर दृष्टि, अंधेरे यानी रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना ही बंद हो जाता है। ऐसे विटामिन B1, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। इसका लक्षण है दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी।
ऐसे ही विटामिन सी है, ये जो है इसकी कमी से स्कीवी रोग होता है। इसका लक्षण है मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। ऐसे विटामिन डी है, इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। इसके लक्षण है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। आगे हम देखते हैं कैल्शियम जो है उसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, अस्थियां और दंत क्षय रोग होता है। इसके जो लक्षण है वो है कमजोर अस्थियां, दंत क्षय। फिर आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, जिसे गायटर भी कहते हैं। इसका जो लक्षण है गर्दन की ग्रंथियों का फूल जाना और बच्चों में मानसिक विकलांगता। और लोह जो होता है उसकी कमी से यानी आयरन की कमी से अरक्तता की रोग उत्पन्न होता है और इसका लक्षण है कमजोरी। और यहाँ आगे ये सारांश दिया हुआ है जिसे आप पढ़ लीजिएगा। इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को इंगित किया गया है जो हमारे पाठ में आए हैं। ये सब पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और इस चैनल पर जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।